अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद हसनैन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूरो सर्जरी। तो सिस्टमिक सर्जरी में से तो सबसे पहले हमारे पास हेड इंजरीज़ आ जाता है। हेड इंजरीज़ क्या है? उसके हम क्लासिफाई करते हैं स्कैल्प इंजरी, स्कल और ब्रेन इंजरी। मतलब ऊपर से नीचे अगर अंदर की तरफ जाएँ, सबसे पहले स्कैल्प आता है और उसके बाद स्कल और फिर ब्रेन। अब जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह के एक बंदा है, वो बाइक पे जा रहा है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसका, और सेमी कॉन्शियस स्टेट में है और नॉइसी ब्रीदिंग उसकी है। तो बाकी जो एग्जामिनेशन एब्डोमिनल, चेस्ट और पेल्विक्स वो सारा नॉर्मल है। उसको फिर वो कहते हैं कि इसको फिर क्या मसला हुआ होगा, तो उसको हेड इंजरी उसका डायग्नोसिस था। तो ये आप बस एक ही क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है जिसमें वो मतलब ना जर्नल सा डायग्नोसिस दिया हुआ है हेड इंजरी, क्योंकि सेमी कॉन्शियस और नॉइज़ी ब्रीदिंग उससे रिलेटेड है। सबसे पहले स्कैल्प इंजरीज़ की बात करते हैं। तो स्कैल्प की क्योंकि ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जब स्कैल्प इंजर होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। इसको मैनेज कैसे करते हैं कि डिब्राइडमेंट और सूचरिंग कर देते हैं वुंड की। तो बाकी आगे स्कल इंजरी है। स्कल हमारे पास 2 तरह से फ्रैक्चर हो सकता है, लीनियर फ्रैक्चर भी हो सकता है और डिप्रेस फ्रैक्चर भी आ सकता है। अब जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हेमाटोमा बन सकता है, जब जब वो बोन डिप्रेस हो जाती है, जो फ्रैक्चर हुई होती है। अगर बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से हमारे पास राइनोरिया और ऑल्फैक्टरी, फेशियल और ऑडिटरी नर्व, इनका डैमेज भी हो सकता है बेस ऑफ स्कल का अगर फ्रैक्चर है तो। अब फिज़िकल साइंस क्या होते हैं स्कल फ्रैक्चर के? तो डिपेंड करता है कि कौन से फोसा का फ्रैक्चर है, एंटीरियर फोसा का फ्रैक्चर, मिडल और पोस्टीरियर फोसा का फ्रैक्चर। अगर एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर है तो ज़ाहिर बात है आगे जो वहाँ से वो जैसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है उससे वो ऑल्फैक्टरी नर्व जा रही होती है, तो उससे आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, सीएसएफ राइनोरिया होगा, क्रेनियल नर्व इंजरीज जो होती हैं वो 1 to 6, 1 से 6 तक जो क्रेनियल नर्व्स है वो डैमेज होती हैं उसमें। और पांडा बियर या रैकन जिसको कहते हैं, तो पेरी ऑर्बिटल में जो टिश्यू है वहाँ पे भी हमारे पास एक्कीमोसिस टाइप फाइंडिंग आती हैं। तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा अगर फ्रैक्चर है तो अब ये मोस्टली हमारे पास जो ऑडिटरी एरिया उससे रिलेटेड होता है, और उसके ऊपर पड़ा होता है। उसमें ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स, सीएसएफ ओटोरिया, मतलब जो सीएसएफ जो हमारे पास कानों से निकलता है। क्रेनियल नर्व इंजरीज जो 7 to 8 वो डैमेज हो सकती हैं इसमें ना। पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर में क्या होगा कि पोस्टीरियर उससे भी, ईयर से भी पीछे हमारे पास मेस्टॉइड पड़ा होता है ऑलमोस्ट। तो ब्रूजिंग ओवर द सब ऑक्सीपिटल रीजन, ये हो सकता है क्रेनियल नर्व। उसके बाद 8 से आगे जो 9, 10 और 11 ये इंजर हो जाएंगी, और जो मेस्टॉइड रीजन है उस पर ब्रूजिंग हो जाएगी। उसको एक साइन कहते हैं, बैटल साइन। तो ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ऐसे हुआ था कि फोसा मतलब एक बंदे को नेज़ल सीएसएफ राइनोरिया भी है और ओटोरिया भी है और ईयर से भी ब्लीडिंग आ रही है, और उसके साथ उसको मेस्टॉइड जो है वो मतलब ब्रूजिंग है उसको। तो ज़ाहिर बात है तीनों फ्रैक्चर मतलब बेस ऑफ स्कल को ये तीनों चीज़ें हैं, एंटीरियर फोसा, मिडल और पोस्टीरियर, तीनों की फाइंडिंग आ रही थी, और साथ में उसको जीसीएस स्केल था वो 6 था। तो वैसे भी 6 अगर हो, 3 to 8 जो होता है जीसीएस, वो हमारे पास सीवियर ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी को आइडेंटिफाई करता है। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो एटीएलएस प्रोटोकॉल है, एयरवे ब्रीदिंग, एयरवे एंड स्पाइन प्रोटेक्शन। बी से हमारे पास ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सी से सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल, डी से हमारे पास डिसेबिलिटी लिमिटेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और हमारे पास जो ई से एक्सपोजर कंट्रोल। और तो ये हमारे पास एटीएलएस प्रोटोकॉल है। सबसे पहले इस तरह हमने करना है, फिर हमने एनजी ट्यूब, ये याद रखिएगा, एनजी ट्यूब पास करने की ट्राई नहीं करनी, क्योंकि इससे फ्रैक्चर मज़ीद बढ़ सकता है और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। अगर लीनियर फ्रैक्चर है मोस्टली हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। अब हमारे पास अगर डिप्रेस फ्रैक्चर है तो उसको हमने मोस्टली एलिवेट करना होता है, और इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर स्कल बोन की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है
तो फिर हमने उसको एलिवेट करना होता है, वो जो भी फ्रैक्चर होता है, और या अगर फिट्स पड़ रहे हैं या ओपन फ्रैक्चर है। और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन इंजरीज़। स्कैल्प और स्कल के बाद ब्रेन इंजरीज आ जाती हैं। ब्रेन इंजरी दो तरह से हो सकती हैं, या तो प्राइमरी ब्रेन इंजरी या फिर सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। अब जो हमारे पास प्राइमरी ब्रेन इंजरी है वो तो हमारे पास मोस्टली जो डायरेक्ट ट्रॉमा होता है उसकी वजह से होती है, जिसमें हमारे पास कूप इंजरीज जो डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से पड़ होती हैं, और जो काउंटर कूप इंजरीज होती हैं जो हमारे पास जो उसके अपोजिट एंड पे जो हमारे पास कंप्रेशन या एक्सेलरेशन से बनती हैं ब्रेन की इंजरी, उसको कहते हैं काउंटर कूप इंजरीज। प्राइमरी इंजरीज की टाइप्स कौन सी हैं? एक तो हमारे पास डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरीज, जिसमें हमारे पास एक्सोन्स की इंजरीज आ जाती है, और क्योंकि जब शीयरिंग फोर्स लगती है तो ग्रे और वाइट मैटर आपस में मतलब एक दूसरे से टकराते हैं फोर्सफुली, तो माइक्रोस्कोपिक इंजरी होती है वाइट मैटर की, जिसकी वजह से ब्रेन एट्रोफी या कंकशन रिजल्ट इसके रिजल्ट में आ जाती है। नेक्स्ट सेरिब्रल कंकशन हो सकती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ एमनेसिया होता है जिस सेरिब्रल कंकशन की वजह से, और सेरिब्रल कंट्यूजन या लेसरेशन हो जाए तो उसमें हमारे पास जैसे सीटी स्कैन पे हमारे पास हेमरेज एरियाज ऑफ हेमरेज शो होते हैं। तो सिंपली हमारे पास प्राइमरी ब्रेन इंजरीज डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरीज हो सकती हैं, सेरेब्रल कंकशन हो सकता है, या सेरेब्रल कंट्यूजन हो सकती हैं, या लेसरेशन डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। अब जो सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज होती हैं, इट अकर्स आफ्टर द इनिशियल इंजरी एंड इज़ ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपोटेंशन, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मेनिंजाइटिस एंड एपिलेप्सी। तो ये मोस्टली जो जब एक इंजरी हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास बॉडी चेंजेस आती हैं, हाइपोक्सिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, या हाइपोटेंशन हो गई इस्कीमिया की वजह से। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मेनिंजाइटिस या एपिलेप्सी, तो ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज कॉज करती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया होता है बहुत कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज को प्रिवेंट कैसे करते हैं। वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या प्रोटोकॉल है। अ, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रेन इंजरी। अब ब्रेन इंजरी के फीचर्स क्या हैं? एक तो आप याद रखिएगा सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसके इक्वल होता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम होता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो बॉडी का रिफ्लेक्स आता है वो इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ताकि हमारे पास उसको क्योंकि इक्वेशन को इक्वल रखना है परफ्यूजन वाले को, इसलिए बीपी इंक्रीज़ कर जाता है और हमारे पास ब्रेडिकार्डिया। तो इसको कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग ट्रायड भी कहते हैं इसे, या कुशिंग रिफ्लेक्स है। ट्रायड क्या है कि इसमें हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया जो इसमें भी था, और तीसरा हमारे पास आता है इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये इसको कहते हैं कुशिंग ट्रायड। ये उसने एक दफ़ा सिनेरियो में भी ऐसे दिया हुआ है कि हाइपरटेंशन है, मतलब उसने वैल्यू साथ दी हुई है जिसमें वो हाइपरटेंसिव था, ब्रेडिकार्डिया था उसको, और इरेगुलर रेस्पिरेशन तो नहीं बताई, लेकिन उसने बताया था ये क्या चीज़ है। तो ये एज अ मतलब बॉडी का रिस्पांस है कि जैसे जब भी इस्कीमिया होता है तो उसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर में जो चेंजेस आती हैं वो इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर और ब्रेडिकार्डिया, साथ में रेगुलर रेस्पिरेशन वो कुशिंग रिफ्लेक्स या कुशिंग ट्रायड बनाती हैं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है वो उसमें हमारे पास ल्यूसिड इंटरवल लाजमी आता है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत दफ़ा उसने जब भी एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा बताता है साथ में वो ये बताता है एक दफ़ा बंदा उसको इंजरी आई वो ठीक हो गया, मतलब होश में आ गया, फिर क्या हुआ कि शाम के टाइम या कुछ टाइम बाद ना या अगले दिन, तो मतलब थोड़ा टाइम ही होता है, तो वो फिर उसको फिर अनकॉन्शियस और कोमा में चला गया। तो इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल, और ये स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा की। अब हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन इंजरीज, मैनेज कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लीजिएगा इसको कि मैनेज जैसे पहले भी हमने मैनेजमेंट पढ़ी है इसी की। तो सबसे पहले तो ये है कि ATLS प्रोटोकॉल है, और सारे जैसे प्राइमरी सर्वे होता है और रिससिटेशन, ये पॉइंट 1 है, जिसमें प्राइमरी सर्वे में वही एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर, इसको हमने
देखना होता है, और साथ में हमने सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज करना होता है। ये हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सर्वे। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में जैसे ATLS में था, तो हमारे पास सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टो एग्जामिनेशन है, और साथ में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, जिसको हम ग्लासगो कोमा स्केल GCS कहते हैं। और इसमें ये हम सेकेंडरी सर्वे में करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ कि GCS क्या है, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये लिखी हुई भी है लाइन में, इट शोज सिवेरिटी ऑफ हेड इंजरी, कि GCS जो है वो सिवेरिटी ऑफ हेड इंजरी को सिग्निफाई करता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर GCS 14 से 15 है ना, तो इसका मतलब है माइल्ड हेड इंजरी है। अगर वो हमारे पास 9 से 13 है, तो मॉडरेट हेड इंजरी आएगी। और अगर हमारे पास GCS 3 से टू 8 है, तो हमारे पास सीवियर हेड इंजरी आएगी। ये अपने वैल्यूज़ भी याद रखनी है। 14 से 15 है माइल्ड, 9 टू 13 मॉडरेट है, और 9 से नीचे और मिनिमम जो 3 से 8 तक, तो ये सीवियर हेड इंजरी। तो वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी, और इसकी सिग्निफिकेंस भी, कि ये सेवेरिटी ऑफ हेड इंजरी को शो करता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी सर्वे हो जाता है। उसके बाद हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, जो भी हमारे पास ब्रेन इंजरीज आती हैं। डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है कि मतलब जब भी ब्रेन इंजरी आती है, तो एक तो हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, दूसरा हमारे पास इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, तीसरा हमारे पास डिप्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, और फिट्स पड़ सकते हैं। ये हमारे पास चीज़ें हैं। और इंट्राक्रैनियल हेमरेज जो है हमारे पास, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। सो सबसे पहले हम मैनिटोल 1 ग्राम 20% IV बोलस देते हैं हर 6 घंटे बाद। तो ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, और हमारे पास जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसको कम करने में हेल्पफुल साबित होता है। दूसरा हमारे पास कैसे कर सकते हैं, बारबिचरेट्स दे देते हैं, थायोपेंटोन सोडियम 3 to 5 मिलीग्राम पर kg, और बारबिचरेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टीरॉयड्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम 6 आवर्ली। तो ये भी हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर उसको स्टेबलाइज करता है। हाइपर वेंटिलेशन कैसे करता है कि इससे हमारे पास जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होती है, तो वो वॉश आउट हो जाती है। तो मतलब उसके जो हाइपर कैपनिया का उसके सिम्टम आते हैं, उसको कवर करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन। आगे हमारे पास फिरोसेमाइड जो लूप डाइजोरेटिक है, तो ये हमारे पास सेरेब्रल एडिमा और CSF प्रोडक्शन उसको कम करता है। उसके बाद हमने करना होता है जो फ्री वाटर उसको अवॉइड करना होता है, ताकि सेरेब्रल एडिमा ज़्यादा ना हो। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मैनिटोल, बारबिचरेट्स, स्टीरॉयड्स, हाइपर वेंटिलेशन, फिरोसेमाइड और अवॉइड फ्री वाटर, इससे हम मैनेज करते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज जो है, वो कैसे करते हैं, तो हम इसमें मोस्टली जो है हम इवैक्यूएशन करनी होती है इमीडिएटली, जो भी हमारे पास हेमाटोमा है, एक्स्ट्रा ड्यूरल है या सब ड्यूरल है। और डिप्रेस फ्रैक्चर अगर हो गया, तो उसको हमने कैसे करना है, तो अगर इसकी पहले भी मैंने बताया था कि अगर उसकी जो डेप्थ है या सीवियरली डिप्रेस्ड नहीं है, तो उसको हमने ऐसे छोड़ सकते हैं, मींस के अगर जो डिप्रेशन है पार्ट की, डिप्रेशन फ्रैक्चर की, अगर उसकी बोन थिकनेस से कम है, तो हम उसको मैनेज कंजर्वेटिवली करते हैं, हम उसको मतलब ओपन नहीं करते। लेकिन अगर जो डिप्रेशन जो है वो या तो स्कल बोन की थिकनेस उससे ज़्यादा है, या हेमाटोमा बन गया है, या फिट्स पड़े हैं, तो फिर हमने उसको एलिवेट करना होता है, उसको मतलब अपनी जगह पे बोन को लेके आना होता है। फिट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, IV डायज़ेपाम 1 mg बोलस दे सकते हैं, फेनिटोइन या वेलप्रोइक एसिड। तो इस तरह से आपने मैनेजमेंट लिखनी है ब्रेन इंजरीज की। सबसे पहले प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे जिसमें जीसीएस से आ जाएगा, और फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, डिप्रेस फ्रैक्चर और कंट्रोल ऑफ फिट्स। तो ये 4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद नर्सिंग केयर जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए होती है। एयरवे जो है वो हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमने देखना होता है एयरवे को अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो हमने इसके लिए ओरोफ्रेंजियल एयरवे
हमने इंसर्ट कर देना होता है ताकि टंग जो है वो बैक फॉल ना कर जाए। और ट्रेकियोस्टमी भी कर सकते हैं अगर 5 दिन से ज़्यादा देर के लिए उसको अगर रखना है ना, मतलब डेफिनेटिव एयरवे प्रोवाइड करना है तो फिर ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं। फीडिंग की वजह से के लिए हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हम यूज़ करते हैं। स्किन केयर हम उसको जो है ना बेड सोर्स ना बने हर 2 घंटे बाद उसकी जो पोस्चर चेंज करते हैं। माउथ वॉश हम रूटीनली या रेगुलर करवाते हैं और बावल एंड ब्लैडर केयर उसके लिए बावल के लिए हमें इवैक्यूएशन करते रहते हैं और ब्लैडर के लिए हम कैथेटराइजेशन कर देते हैं। और डीवीटी प्रोफाइल एक्सेस भी देना होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म इमोबिलाइज होता है पेशेंट। अब जो है हमारे पास जीसीएस वो पीछे रह गया था, वो तो मैंने कहा अलग से करवा देता हूँ। जीसीएस क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है। एक तो वो कह देता है कि ये उसकी फाइंडिंग है, इतने आई ओपनिंग वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स का ये है, उससे आप जीसीएस कैलकुलेट करें। और एक इस तरह से भी आ जाता है कि जीसीएस क्या है और उसको कौन कौन से इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बहुत आसान सा है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि आइज़, उसके बाद वर्बल और फिर मोटर रिस्पॉन्स, ईवीएम से याद रखिएगा, आइज़ वर्बल एंड मोटर। अब जो आइज़ के हैं वो 4 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम, वर्बल के 5 और मोटर के 6, मतलब 4, 5 और 6 का सीक्वेंस है ईएम में। आइज़ सबसे पहले आसानी से निमोनिक बनाया भी जा सकता है, लेकिन वो फिर भूल जाता है, फिर बंदा याद करता रहता है वो क्या था। तो सिंपल सा है कि आइज़ के टोटल 4 पॉइंट्स हैं। एक तो एक्सट्रीम पे हो गया कि वो मतलब स्पॉन्टेनियस आइज़ ओपन कर रहा है, मतलब पहले उसकी आइज़ ओपन है या वो बार-बार मतलब जो है ब्लिंक कर रहा है, ये उसकी आइज़ ओपनिंग, ये मैक्सिमम पॉइंट होंगे। या वो बिल्कुल भी आई ओपन कर ही नहीं रहा, पेन ठीक है, तो चाहे जो भी स्टिमुलस दें तो वो 0.1 हो जाएगा, मतलब दूसरी एक्सट्रीम पे आ जाएगा। उसके दरमियान एक तो ये है कि या तो वो आपके कमांड पे अगर वो आई ओपन करता है तो उसके 3 पॉइंट हो जाते हैं, या पेन पे तो उसके 2 पॉइंट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसमें हमारे पास एक्सट्रीम्स आपने याद रखनी है। वर्बल एक तो ये है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन बात कर रहा है वो, तो उसके 5 पॉइंट हो जाते हैं। और अगर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा या वर्बल है ही नहीं उसका पॉइंट, तो उसको 1 पॉइंट जो मतलब मिनिमम होता है। अब एक तो ये कि 5 हमने दिया था कि अगर वो नॉर्मल जो बातें कर रहा है या बोल रहा है। अब अगर वो डिसओरिएंटेड है या कंफ्यूज्ड है तो फिर उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ये अपने पॉइंट 4 चौथा जो है ये याद रखना है कि 4 पॉइंट्स हमेशा कंफ्यूज के लिए होता है या डिसओरिएंटेशन। तो ये क्योंकि बार-बार जो है ना ये इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली जो कंफ्यूज्ड पेशेंट आते हैं ज़्यादातर, वो दूसरा क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि कंफ्यूज है और बाकी चीज़ें भी आइज़ और मोटर का रिस्पॉन्स। तो ये अपने कंफ्यूज वाले नंबर जो 4 पे है ना, 4 पॉइंट्स वाला कंफ्यूज होता है। 3 पे अगर वर्ड्स हैं लेकिन उसकी मतलब ना कुछ समझ इन अनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड हैं, उसके नंबर 3 है। और अगर सिर्फ़ वो कुछ आवाज़ निकाल रहा है, मतलब सिर्फ़ साउंड्स निकल रही हैं लेकिन कोई वर्ड नहीं बोल रहा, तो उसको 2 पॉइंट्स। और अगर बिल्कुल भी वर्बल रिस्पॉन्स 0 है तो उसका 1 पॉइंट होता है। तो सबसे नॉर्मल कन्वर्सेशन नंबर 5 पॉइंट, डिसओरिएंटेड या कन्फ्यूज़्ड है, मतलब कि कन्फ्यूज़ है या डिसओरिएंटेड है लेकिन ये कि वो बात तो कर रहा है, उसके मतलब आवाज़ जो वर्ड्स निकले वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और उसके उसके बाद जो वर्ड्स हो सकती है वो नंबर पॉइंट 3 पे आ जाता है, जिसमें से वर्ड्स निकल रहे हैं लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही है, इनकम्प्रिहेंसिबल है। या बिल्कुल वर्ड्स निकल बन ही नहीं रहा है, बस कुछ आवाज़ें आ रही हैं। और नंबर एंड पे आ जाता है कि कुछ भी वर्बल रिस्पॉन्स है ही नहीं। आगे हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स है, तो इसके नंबर मैक्सिमम पॉइंट्स है वो 6 हैं। वो जब हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट कर रहा होता है या नॉर्मल जो उसके मोशन होती है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स या लेग्स लिम्स की ना, तो वो मोटर रिस्पॉन्स 6 आता है।
अगर वो आपने पेनफुल स्टिमुलस दिया है और उसको लोकलाइज़ कर रहा है, तो ये नंबर 5 पॉइंट इसके हो जाते हैं। और अगर जहाँ पे आपने स्टिमुलस दिया उससे वो उसने विथड्रॉ कर लिया है, तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। और अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रही है तो 3 पॉइंट हैं। और अगर एक्सटेंशन रिस्पॉन्स है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, तो 2 पॉइंट्स हैं। और अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं पेनफुल पे, तो 1 पॉइंट आता है। तो ईवीएम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आया होता है, एक बंदा है उसकी कमांड पे आइज़ ओपन करता है, तो कमांड पे मैंने बताया था एक तो नॉर्मल आइज़ में, दूसरा कमांड पे करता है। तो वो नंबर 2 पे टॉप उसको देने हैं हमने, वो नंबर 3 नंबर इधर से आ गया उसके। और फिर वो कन्फ्यूज़ है, जैसे मैंने कहा था कन्फ्यूज़्ड है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके आपने 4 पॉइंट्स उसके दे देने हैं वर्बल में। और लोकलाइज़ कर रहा है पेन को, तो ये हमने एक तो नॉर्मल है, या दूसरा हमने लोकलाइज़ कर रहा है पेन को, ये हमने मतलब टॉप सेकंड पे जो है ना, वो 5 पॉइंट इसके, तो टोटल इसके 12 पॉइंट्स बन गए। ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आए थे कि वो पेन पे आइज़ ओपन करता है, तो मतलब इसका वो इधर से 2 पॉइंट्स हो गए। और विथड्रॉ करता है, विथड्रॉ जो है वो मोटर वाले में तीसरे नंबर पे आता है, मतलब 4 पॉइंट्स पे आ जाता है। 4 इधर से आ गए। और जो साउंड है वो इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड है, तो वो 2 पॉइंट्स उसके वर्बल से आ गए। मतलब 3 पॉइंट्स, सॉरी। तो टोटल इसके 8/15 इसका जीसीएस होगा। अब जो जीसीएस है उसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं, वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए। एक तो अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने डाली हुई है एटीटी, तो उसमें उसका वर्बल रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो इसलिए ये लिमिटेशन है। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उसमें मोटर रिस्पॉन्स में फ़र्क आ जाएगा। और अगर ऑर्बिटल ट्रॉमा हुआ है कुछ, तो उसमें आइज़ ओपनिंग में मसला आ जाएगा, या उसके जो रिफ्लेक्सेस पे। या अगर एज 36 मंथ, मतलब 3 साल से कम है एज, तो उसमें भी ये थोड़ा सा लिमिटेड इसका यूज़ है, लेकिन फिर भी इसको बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि हमारे पास है कि एक क्वेश्चन है कि हाउ टू इंश्योर सेफ़ ट्रांसफ़र अ पेशेंट टू हॉस्पिटल, कि हमने कैसे एक पेशेंट को सेफली ट्रांसफ़र करना है हॉस्पिटल, या क्या क्या उसके कैसे इंश्योर करेंगे। एक तो 3 पॉइंट्स हैं इसके। एक तो हमने अप्लाई रिजिड सर्वाइकल कॉलर, और दूसरा इमोबिलाइज कर देना है, ये नंबर 1 पॉइंट है कि हमने सर्वाइकल कॉलर लगा के और दूसरा उसके बॉडी को इमोबिलाइज करना है। नंबर 2 पे हमने क्या करना है कि नोटिफाई द रिसीविंग हॉस्पिटल, जो उधर से हमने कॉल कर देनी है उसको, ताकि उसका पता सारे वो जो है ना चीज़ें रेडी रखें। और नंबर 3 पे हमने ये है कि इमीडिएट शिफ्ट टू नियर बाय ट्रॉमा सेंटर, कि जो हमारे पास सबसे करीबी ट्रॉमा सेंटर है उस तक हमने पेशेंट को ले जाना है, ताकि उधर उसको जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो उधर प्रोवाइड हो सके। आगे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है टॉपिक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इसमें ल्यूसिड इंटरवल आपने याद रखना है, वो आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसमें वो डायग्नोसिस में देता है इसको। एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल से ये डिफरेंस भी है। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस इज़ द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड स्कल। तो मोस्टली जो होता है वो लीनियर टेम्पोरल या पैराइटल स्कल फ्रैक्चर होता है। जब भी वो एक्स्ट्रा ड्यूरल का देगा, वो मुझे कहता है कि एक बंदा है उसको इंजरी है या टेम्पोरल एरिया पे, मोस्टली टेम्पोरल का देता है। तो उस पे मतलब उसको ब्लो हुआ है, या किसी ने मुक्का मारा है, या लड़ाई में उसको लग गई वहाँ पे चोट, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल में आएगा। इसमें जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है या वेन वो इन्वॉल्व होती हैं। और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके साइंस में ब्रैडिकार्डिया, प्यूपिल जो है वो फिक्स्ड डायलेटेड और नॉन रिएक्टिव होता है। अगर क्लॉट मोटर एरिया में है तो फिर कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेसिस भी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि पायरेक्सिया की क्या सिग्निफिकेंस है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में। तो जब भी पायरेक्सिया होगा तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि हाइपोक्सिया होगा बॉडी में या ब्रेन को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोस्टली ब्रेन में होता है, तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो पायरेक्सिया के ये इफ़ेक्ट होता है
कि ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरी कराने में इसका रोल होता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सीटी स्कैन है, जिसमें हमारे पास ब्राइट बाई कन्वेक्स और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स वाला हमारे पास जो क्लॉट नज़र आता है। ये कन्वेक्स दोनों साइड में कन्वेक्स होता है, ये आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो सीटी स्कैन है एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा के। मैनेज कैसे करते हैं, एक तो हम जर्नल मैनेजमेंट है और दूसरा स्पेसिफिक मैनेजमेंट है। अब जर्नल में क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमने ATLS प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। उसके अलावा जो बुक में लिखा है वो ओपन क्रेनियोटमी या बर होल फॉर क्लॉट इवैक्यूएशन है। तो ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है। तो कब हम नहीं करते, अगर एसिम्प्टोमेटिक क्लॉट है और 1 सेंटीमीटर से कम है, मतलब जो उसकी डायमेंशन में मैक्सिमम जो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर हम ये ओपन क्रेनियोटमी नहीं करते। बाकी इसमें मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो हमने यूज़ नहीं करना होता। तो 2 पॉइंट्स इसमें लिखो, एक तो ATLS प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और दूसरा क्रेनियोटमी या बर होल प्रोसीजर है। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, जो पास्टर में लिखे हुए थे वो हमने क्रॉस मैच करा देना है क्यों ब्लड के लिए, और हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा देना है पेशेंट को। एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटी एपिलेप्टिक प्रोफाइलैक्सिस देना है और मॉनिटरिंग करते रहना है वाइटल्स को। तो ये आप साथ में लिख लीजिएगा या वैसे याद रख लीजिएगा। जर्नल मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक वो तो इधर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबड्यूरल हेमाटोमा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेकनॉइड मैटर ऑफ ब्रेन। जैसे सब ड्यूरा है तो ड्यूरा के नीचे, अरेकनॉइड और ड्यूरा के दरम्यान में। तो ये क्या है, मोस्टली ये जब भी देगा ये ओल्ड एज पेशेंट देगा। क्यों? क्योंकि जो सेरेब्रल एट्रोफी होती है और जो हमारे पास ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स होती हैं, वो सेरेब्रल एट्रोफी, मतलब सेरेब्रल एट्रोफी उसका साइज़ कम हो जाता है, श्रिंक कर जाता है ब्रेन एज के साथ साथ। तो कॉर्टिकल जो ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स होती हैं वो उनका चांस रहता है कि वो उनकी लेसरेशन हो जाए शीयरिंग इंजरी की वजह से। तो ये इसका क्वेश्चन है कि मोस्टली ये ओल्ड पेशेंट, ये उसका सिनेरियो में दिया हुआ था, और ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स ये पूछ सकते हैं अलग से। तो ये आपने याद रखना है। कॉजेज़ क्या है, मोस्टली ट्रॉमा से मतलब ट्रॉमा इसका कॉज होता है। इसलिए कहते हैं कि जो ओल्ड एज के होते हैं ना पर्सन्स, तो उनमें मोस्टली ये चांसेस होता है कि उनको हेड इंजरी से ज़्यादा बचाना होता है, क्योंकि ब्रेन एट्रोफी होती है, और क्योंकि दूसरा ये कि सब ड्यूरल हेमाटोमा का चांस भी बढ़ जाता है। सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम में कॉन्शियसनेस वो मेजर सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग, वीकनेस, कन्फ्यूजन, स्पीच डिस्टर्बेंस, सीजर्स, वर्टाइगो और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जो मतलब कि किसी भी ब्रेन इंजरी में होते हैं मोस्टली। साइंस में क्या आ जाता है, डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पेपिलिडिमा, पिपलरी इनइक्वालिटी, फेशियल वीकनेस, मोटर एसिमेट्री, मेमोरी लॉस और एफेसिया। मुझे बस ज़हन में रखिएगा, ऐसे चाहता नहीं ये साइन और सिम्टम पूछे। क्लासिफिकेशन क्या है कि एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, सब एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट जो होता है वो विद इन 3 डेज़ अगर ट्रॉमा के प्रेजेंट कर जाए पेशेंट तो वो एक्यूट कहते हैं। अगर 4 से 20 दिन लगे हैं प्रेजेंटेशन में और तो फिर इसको सब एक्यूट कहेंगे, और अगर 20 दिन के बाद आया है ट्रॉमा के हुआ था और उसके 20 दिन गुजर गए उसके बाद अगर पेशेंट प्रेजेंट किया है तो उसको हम क्रोनिक सब ड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन वही सीटी स्कैन ब्रेन करा सकते हैं प्लेन या एमआरआई। तो बाकी इसमें जो सीटी स्कैन में जो क्लॉट है वो क्रिसेंट शेप नज़र आएगा। इसको हम क्रिसेंट शेप तो है, दूसरा इसको हम डी शेप भी कहते हैं। डी शेप ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि डी शेप हमारे पास जो फाइंडिंग आई है सीटी स्कैन पे मोटामाई की, तो डी शेप है, तो उससे आगे क्या मतलब इवेलुएट करेंगे। तो ये आपने याद है, क्रिसेंट शेप या डी शेप। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है कि ओपन क्रेनियोटमी करते हैं अगर बड़ा क्लॉट है, अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी थिकनेस है, और अगर बर होल सर्जरी करते हैं जब हमारे पास क्योंकि ये लिमिटेड होती है इसमें मतलब लिमिटेड
एरिया होता है, तो स्मॉलर हीमाटोमास जो छोटे हीमाटोमास होते हैं या सिम्टोमेटिक होते हैं वो, तो उसके लिए हम बरहोल सर्जरी करते हैं। पोस्ट ऑप ये ट्रीटमेंट का भी क्वेश्चन है हुआ है सब ड्यूरल हेमाटोमा का। बाकी इसके साथ ये ट्रीटमेंट ये तो बरहोल या क्रेनियोटॉमी लिख दें, साथ में इसमें वही बेसिक जो साथ में करते हैं वो भी लिख सकते हैं कि हम ATLS प्रोटोकॉल, IV फ्लूइड्स मीन्स के एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स वो भी दे सकते हैं। अब पोस्ट ऑप केयर क्या है सर्जरी के बाद, मीन्स के सेरेब्रल ट्रॉमा हुआ, उसकी सर्जरी हो गई, फिर उसके बाद केयर क्या करेंगे, हमने वेंटिलेट करना है उसको, हीमोडायनेमिक्स मॉनिटर करनी है, नर्स 30 डिग्री जो हेड अप करना, और एनाल्जेसिया सेडेशन ड्रग्स देनी है उसके लिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हमने 25 से कम रखना है, और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो हमने 70 से 70 mmG से ऊपर रखना है, टेम्परेचर चेक करते रहना, और रिपीट CT अगर हमारे पास कंडीशन ख़राब हो रही हो तो ये पोस्ट ऑफ केयर है। ब्रेन डेथ क्या है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिफाइन करने का कहा था। इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिवनेस टू ऑल मोड्स ऑफ स्टिमुलेशन, कि आपने हर तरह से स्टिमुलेट करके देख लिया लेकिन कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिवनेस है बॉडी की। और क्या हो सकता है, और क्या है इसमें है कि अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन भी नहीं है, और उसके साथ क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑल EEG इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी एक्टिविटी फॉर 24 आवर्स, कि 24 घंटों से हमारे पास EEG की जो एक्टिविटी है वो भी नहीं आ रही। तो 3 चीज़ें आपने मेनली याद रखनी है। एक तो हमारे पास अनरिस्पॉन्सिवनेस है टू ऑल द स्टिमुलाई, दूसरा अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन नहीं हो रही, और तीसरा EEG वो 24 घंटे से हो गए हैं लेकिन उसमें कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रही। हाँ, ये है कि कार्डियक एक्टिविटी परसिस्ट कर सकती हैं लेकिन वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो मतलब अगर वो है भी तो फिर भी ब्रेन डेथ हम अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हम डिक्लेयर कर देते हैं। अब स्टेजेस ऑफ डायग्नोसिस, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सच नहीं लिखी हुई, तो आप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ इरिवर्सिबल कोमा, मीन्स के सबसे पहले हमने इरिवर्सिबल कोमा उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर पे हमने जो रिवर्सिबल कोमा के कॉजेज़ हैं उनको एक्सक्लूड करना है, और नंबर 3 पे हमने ब्रेन स्टेम के जो फंक्शंस हैं उनकी असेसमेंट करनी है कि वो वाकई ही ख़त्म हो गए हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ डायग्नोसिस हैं 3। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्रेन डेथ को पता लगा है कि ब्रेन डेथ हो गई। सिग्निफिकेंस उसकी ये है कि एक तो ये इनकम्पैटिबल विद रिकवरी है, कि हमने इसकी रिकवरी नहीं होनी, चाहे जितने मर्ज़ी वो आप कोशिश कर लें। दूसरा ये है कि जो ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो वो रिट्रीव किए जा सकते हैं, वो मतलब निकाले जा सकते हैं ताकि वो किसी डोनर को दिए जा सके। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ब्रेन डेथ हो भी गई लेकिन फिर भी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो तो मतलब प्रिजर्व किए जा सकते हैं, ये रिट्रीव किए जा सकते हैं। कॉजेज़ क्या हैं ब्रेन डेथ की, अगर लार्ज इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया है, मैसिव इस्केमिक स्ट्रोक हो गया है, कंट्यूजन्स बहुत बड़ी हो गई हैं, ये ज़्यादा सारी हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हेमाटोमा काफ़ी बड़ा हुआ है, या ब्रेन एडिमा डिफ्यूज़ फॉर्म में है, और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्टेम का स्ट्रोक हो गया। तो अब क्या क्या चीज़ें, एक चीज़ याद रखिए कि 2 डॉक्टर्स नॉट लेस देन 5 ईयर्स रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जिनको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार है उनको 5 साल कम से कम हो गए हैं, और एक साथ में कंसल्टेंट होना चाहिए जो डिक्लेयर करे कि ब्रेन डेथ है, तो टोटल 3 पर्सन्स हो जाते हैं। ये MCQ के वाले से याद रखिएगा। अब प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ब्रेन डेथ हम डिक्लेयर करें। एक तो इररेमेडिएबल ब्रेन डैमेज हो चुका है, और क्या हो सकता है कि कोमा में है और वेंटिलेटर पे है पेशेंट, कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो 32 से ज़्यादा होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। CT ब्रेन जो है वो मैंडेटरी होता है इसके लिए डिक्लेयर करने के लिए, और हमने एक्सक्लूजन ऑफ कंडीशंस
जो कि हमारे पास क्लिनिकल असेसमेंट को मतलब कंफ्यूज कर सकती है, जिसमें एक्यूट मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डीअरेंजमेंट्स हैं, उनको हमने एक्सक्लूड करना होता है। और उसके बाद क्या है कि ड्रग इंटॉक्सिकेशन और पॉइजनिंग, उसको हमने कंफर्म करना है कि वो तो नहीं इस पेशेंट को। आगे हमारे पास है सेंट्रल कंसिडरेशन, कि हमने मेन चीज़ें क्या क्या देखनी होती हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑल सेरेब्रल फंक्शंस, कि जो सेरेब्रम के काम हैं वो सारे लॉस हो चुके हैं। और ये है कि इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में परसिस्ट, वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस परसिस्ट कर सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, के जो वो कंडीशन है वो रिवर्सिबल है। एब्सेंस ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम फंक्शंस, के ब्रेन स्टेम के सब जो सारे फंक्शन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और क्या आ सकता है कि फेशियल सेंसरी एंड मोटर रिस्पॉन्सेस, वो जो फेशियल हैं वो सेंसरी मोटर रिस्पॉन्सेस ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें कॉर्नियल जॉ रिफ्लेक्सेस और ग्रिमेसिंग, वो ये चीज़ें आ जाती हैं। एपनिया टेस्ट कि जिसमें हम स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास नहीं होती पेशेंट में, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हम पहले वेंटिलेटर पे था तो उसके हमने वेंटिलेटर से हटा दिया, और हमने प्री ऑक्सीजनेशन की काफ़ी मिनट्स करिए। तो फिर क्या हुआ कि उसको जो हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा लेवल होने की वजह से उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ये है कि वो स्टार्ट नहीं होती। तो ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपनिया टेस्ट। अगर स्टार्ट नहीं होती तो स्पॉन्टेनियस, तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव एपनिया टेस्ट है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रेन स्टेम के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, या उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर लिखा हुआ भी है पीपिलरी साइंस वो लॉस हो जाएंगे, जिसमें पीपल नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा लाइट से, और मिड साइज 4 to 6 mm का हो जाएगा, और डायलेटेड भी हो सकता है, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव मिड साइज पीपल हो जाता है। ओकुलर मूवमेंट्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं या ना हो नहीं होती। ओकुलोसेफेलिक मूवमेंट्स होती हैं, जिसको डॉल्स आई रिफ्लेक्स भी कहते हैं, और ओकुलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। अब ओकुलो आई से रिलेटेड है सेफेलिक, इसमें क्या होता है कि अपने जल्दी से टर्न करना हेड को 90 डिग्री लेटरल पोजीशन में। तो उसमें क्या होगा कि मोस्टली जो होते हैं वो नॉर्मल पर्सन में आइज़ जो होती हैं वो अपोजिट टर्न करती हैं हेड के ना। तो लेकिन जो मतलब जो ब्रेन स्टेम डेथ होगी जिसमें, तो उसमें वो इस तरह मूवमेंट नहीं शो करेगा। ओकुलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स क्या है कि हमने हेड को एलिवेट करना है 30 डिग्री तक, और हमने उसमें जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनको इरिगेट करना है विद द गैप ऑफ 5 मिनट्स, और किसके साथ 50 ml आइस कोल्ड वाटर के साथ। अब जो नॉर्मल पर्सन है उसमें जो वो दोनों आँखें हैं वो कॉन्जुगेटली मूव करती हैं, लेकिन जो ब्रेन डेथ होगी उसमें मूवमेंट हमारे पास नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है। पिपिलरी साइंस, ओकुलर साइंस, और तीसरा हमारे पास आता है एब्सेंस ऑफ फेरेंजियल रिफ्लेक्स या और गैग रिफ्लेक्स। तो ये तीन हमारे पास आ जाते हैं। पास्ट पेपर में इनके अलावा भी लिखे हुए थे, मतलब उन्होंने ऐसे लिखा था कि क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसमें ये क्रेनियल नर्व के एब्सेंस ऑफ जो पिपिलरी साइन, ओकुलर मूवमेंट्स और फ्रेंजियल या गैग रिफ्लेक्स आ जाता है। और एब्सेंस ऑफ मोटर रिस्पॉन्स, जिसमें वो पेनफुल स्टिमुलाई को भी जज नहीं कर पाता, और एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें एपनिया टेस्ट। तो ये तीन लिखे हुए थे। तो आप जैसे लिख लें इस तरह लिख लें, या जैसे बुक में लिखा हुआ तो वैसे लिख लें, दोनों ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट मोस्टली रिक्वायर्ड नहीं होते, जिसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी और डॉपलर सोनोग्राफी, उसके अलावा सिस्टोलिक ओनली या रेट्रोग्रेड डायस्टोलिक ब्लड फ्लो, ईईजी, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल एपनिया टेस्ट, और टेक्नीशियम 99 जो है ब्रेन स्टेम स्कैन। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, एक तो ड्रग इंटॉक्सिकेशन लाइक थायोपेंटोन, और हाइपोथर्मिया हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा है वो भी सिमिलर प्रेजेंट कर सकता है, ब्रेन स्टेम इंसेफ्लाइटिस हो गया, या एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या एंडोक्राइन क्राइसिस है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ, कि ब्रेन स्टेम की डेथ है हो गई है, उसके बाद हमने जो ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो कौन कौन से लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स और कॉर्निया ये डोनेट कर सकते हैं। और आगे बताया हुआ है कि हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान मोस्टली इसमें जो वो कुछ मजहबी वजूहत की बिना पे वो मोस्टली कहते हैं कि इस तरह नहीं देना, और डोनेशन का ज़्यादातर जो है ना वो, हालांकि डेवलप्ड कंट्री में तो ये काफ़ी रुझान है लेकिन यहाँ पे नहीं है। और वो बताते हैं कि कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है ऑर्गन डोनेशन में, अगर वो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है तो वो यही कहते हैं कि जो मेडिकल फील्ड्स के हैं तो ये इनक्रेज करना चाहिए, और टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स और सेमिनार्स के थ्रू ना मोटिवेट करना चाहिए कि ये ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो बंदा हालांकि मतलब मर चुका है, उसका वापसी का कोई तरीका नहीं। तो इसलिए वो चाहे वो ऑर्गन साथ लेके मरता है तो फिर भी हमें तो फ़ायदा तो नहीं किसी को, लेकिन अगर वो डोनेट कर देता है तो किसी का भला हो जाएगा, तो उसको मतलब सदका जारिया के तौर पे रहेगा और उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये हमें मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो इस तरफ आएँ। अब आगे हमारे पास इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स, इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स जो हैं अब उनकी जो क्वेश्चन है वो ऐसा इधर नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स है उनको क्लासिफाई करें सेल ओरिजिन की बेस पे और हिस्टोलॉजिकल ग्रेड की बेस पे। तो आप लिख लीजिएगा इसको। किस एक नंबर 1 पे न्यूरो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें ग्लाइयोमा, पाइनियल ट्यूमर, न्यूरोनल ट्यूमर और मेडुलोब्लास्टोमा आते हैं। नंबर 2 पे नर्व शीथ ट्यूमर्स आते हैं, नर्व शीथ के जो वेस्टिबुलर श्वानोमा जिसमें आ जाता है। मेनिंजियल ट्यूमर्स होते हैं नंबर 3 पे, जिसमें मेनिंजियोमा आ जाता है। नंबर 4 पे पिट्यूटरी ट्यूमर्स। नंबर 5 पे जर्म सेल ट्यूमर्स, जिसमें जर्मिनोमा और टेराटोमा शामिल है। नंबर 6 पे लिम्फोमास हैं। नंबर 7 पे ट्यूमर लाइक मेल फॉर्मेशन। नंबर 8 पे मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं और नंबर 9 पे ग्लोमस ट्यूमर। तो ये आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है। आप एक ही दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा तो मतलब इसमें लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन ये आप इसकी क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। न्यूरोएपिथेलियल, नर्व शीथ, मेनिंजियल, पिट्यूटरी, जर्म सेल ट्यूमर, लिम्फोमा, ट्यूमर लाइक मेल फॉर्मेशन, मेटास्टेटिक और ग्लोमस ट्यूमर। तो ये आप याद रखिएगा, दोबारा कभी आ सकता है। ये इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स के अब टोटल वॉल्यूम जो क्रेनियल कैविटी का वो 1700 ml है, जिसमें से जो 1400 ml है वो ब्रेन मैटर है, और 150 ml CSF होता है, 150 ml ही ब्लड होता है। तो पूरा 1700 ml जितना वो स्पेस है वो कवर हो जाता है। तो इसलिए अगर ज़रा सा भी ब्लड बढ़ता है, CSF बढ़ता है या ब्रेन का मैटर बढ़ता है, तो फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होने के चांसेस होते हैं, और कंप्रेशन जो ब्रेन टिश्यू को कंप्रेस भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, कार्डिनल सिम्टम्स क्या हैं बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के, मतलब दोनों ट्यूमर्स के ना, ब्रेन ट्यूमर्स के जो हमारे पास साइन और सिम्टम्स के हैं, जो कार्डिनल फीचर्स हैं। तो वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, हेडेक अर्ली मॉर्निंग मोस्टली होती है, और कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस होती है, और ब्लरिंग ऑफ विजन। उसके साथ अगर लिखे हुए में फोकल डेफिसिट, सीजर्स और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है इसके कार्डिनल फीचर। अगर हमारे क्लासिफिकेशन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर्स के क्या है, मेलिग्नेंट हैं, बिनाइन में क्लासीफाई करते हैं, मेटास्टेटिक में। अब जो मेलिग्नेंट हैं उसमें हमारे पास एस्ट्रोग्लाइल ट्यूमर्स हैं, जिसमें एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म GBM, ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा, एपेंडाइमोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, लिम्फोमा एंड पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर्स। अब जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की क्या है, CT हमारे बायोप्सी करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन ऑफ ट्यूमर बाय क्रेनियोटमी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। बिनाइन ट्यूमर्स कौन से हैं, ये इधर लिखे हुए 3 लिखे हुए हैं इधर, जिसमें मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर और अकॉस्टिक न्यूरोमा, ये 3 इधर लिखे हुए हैं। बाकी एपिडर्मोइड सिस्ट और कोलॉइड सिस्ट, कोरॉइड प्लेक्सिस, पेपिलोमा और हिमेंजियोब्लास्टोमा, तो ये बिनाइन में जाते हैं। सबसे पहले बिनाइन जो लिखी हुई है ट्यूमर ब्रेन का, वो मेनिंजियोमा लिखा हुआ है।
मेनिंजेस का जो ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है, पैरासैजिटल सेरेब्रल कन्वेक्सिटी है मोस्ट कॉमनली जो वुमेन में होता है, और सीजर हेडेक और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसके फीचर्स हैं। और सीटी स्कैन पे और एमआरआई पे हम इसको डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि रिसेक्शन, रेडियोथेरेपी भी बाज़ औक़ात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स क्या हैं कि ये मोस्ट कॉमन इसमें प्रोलैक्टिनोमास, जो 30% केसेस में प्रोलैक्टिनोमास होते हैं। नॉन फंक्शनल एडिनोमा जो है वो 20%, और ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रेटिंग ट्यूमर्स एडिनोमास हैं वो 15%, और ACTH वाले जो हैं वो 10%। इसके क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं पिट्यूटरी के, जो हार्मोन ज़्यादा एक्सेस में सिक्रेट हो रहा है तो उसके फीचर्स आते हैं। लाइक प्रोलैक्टिनोमा है तो प्रोलैक्टिन का ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग है तो एक्रोमेगैली हो जाएगी। ACTH वाले हैं तो कुशिंग या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इसी तरह कुछ जो नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स कॉज करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन इसकी पेट्रोसल साइनस सैम्पलिंग है, और ट्रीट कैसे करते हैं हम इसको, सर्जरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है पिट्यूटरी ट्यूमर्स का। लेकिन जो प्रोलैक्टिनोमा है उसमें हम जो डोपामिन एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रैप्टिन देते हैं तो वो मोस्टली इसको रिस्पॉन्स देता है। अकॉस्टिक न्यूरोमा क्या है, इट इज़ शवानोमा ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। तो इसमें क्या होता है कि विजुअल हीयरिंग लॉस, वर्टाइगो और पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है तो 7th 5th और 9th 10th नर्व को भी डैमेज कर सकता है। एमआरआई और ऑडियोमेट्री करते हैं क्योंकि ईयर से रिलेटेड है, इसलिए अकॉस्टिक न्यूरोमा इसका नाम है। और रिसेक्शन इसका जो ट्रीटमेंट है वो रिसेक्शन है। अगर हमारे पास जो टॉपिक है वो हाइड्रोसेफलस है या हाइड्रोकेफलस, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लीजिएगा इसको। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस cerebrospinal fluid within the cranial cavity। तो अगर मतलब कि CSF अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं। तो ये इसकी कॉज क्या होती है कि इम्बैलेंस होता है प्रोडक्शन और उसकी एब्जॉर्प्शन में। CSF को जो एक्टिवली पंप किया जाता है सब रेकनॉइड स्पेस में। पैथोलॉजी क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि इसकी कॉजेज़ क्या है या एटियोलॉजी क्या है। तो अब एक तो ये कि हमारे पास बन ही ज़्यादा रहा है, मतलब उसकी सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। दूसरा हमारे पास उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आ सकती है, CSF के फ्लो में आ सकती है, या तो वो कंजेनिटल सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस हो सकती है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है फोरामेन ऑफ मोनरो, जो मतलब उसका एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। बाकी एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रही CSF की तो वो भी मसला है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और मेनिंजाइटिस अगर है, एक्यूट मेनिंजाइटिस है, सब रेकनॉइड हेमरेज है, या कोई सेरेब्रल डिसजेनेसिस है तो उसमें भी जा सकता है। पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर है या पोस्टीरियर फोसा ब्लीड है, आर्नल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन है तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं। तो ये अपने याद रखना है, और सेरेब्रल एट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। आप ऑब्स्ट्रक्शन से याद रखिएगा, जेनिस उसके फॉर्मेशंस है, या उसकी कंजेनिटल कोई मेल फॉर्मेशन है, उसकी एब्जॉर्प्शन, और कोई इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस या कोई हेमरेज सबरेक्नॉइड लाइक, तो ये इससे आप याद रख सकते हैं आसानी से। सिम्टम्स क्या हैं एक्यूट ऑनसेट में, एक तो हेड इनलार्ज हो जाएगा अगर 3 साल से कम कोई बच्चा या बच्ची प्रेजेंट की है। हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, रिटार्डेशन मोटर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और वॉमिटिंग होगी। मीन्स का जो क्वेश्चन में आया हुआ है इसका, वो उसने कहा था ब्लरिंग ऑफ विजन है और वॉमिटिंग है, और साथ में उसने कहा था कि सनसेट साइन है। ये मैं बताता हूँ आपको, साइंस में आता है कि सनसेट साइन, जिस तरह सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो उस तरह के जो आइज़ होती हैं वो, मतलब के ऊपर जो स्क्लेरा इज़ विजिबल बिटवीन द अपर आईलिड एंड द आइरस। तो ऊपर हालांकि नॉर्मली जो होता है वो स्क्लेरा अपर लिमिट पे शो नहीं हो रहा होता या नहीं महसूस हो रहा था, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि सनसेट साइन है तो हमें स्क्लेरा विजिबल हो रहा होता है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ अपवर्ड कॉन्जुगेट गेज काज बाय रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये सनसेट साइन आपने याद रखना है, ये इसका फीचर है। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है कि CT स्कैन ब्रेन करवाते हैं, और अगर पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर है तो फिर हम MRI करवाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है
कि ये भी क्वेश्चन है कि हम किस तरह उसको ड्रेनेज करते हैं CSF की। तो दो तीन तरीके हैं, दो लिखे हुए हैं इसमें। एक तो वीपी शंट है, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट इंसर्शन, ये सब कुटेनियसली हम इंसर्ट करते हैं और वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से डायरेक्ट हम पेरिटोनियल कैविटी में लेके चले जाते हैं। दूसरा है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। इसमें क्या करते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में हम डायरेक्ट उसको जो CSF होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको डायरेक्ट उसको उधर कर देते हैं। तो तीसरा इसका होता है EVD, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। तो ये भी पास्ट पेपर में लिखा हुआ था, तो आप 3 याद रख लीजिएगा, 2 इधर लिखे हुए और तीसरा साथ में एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेनेज EVD। तो मोस्टली आपने सुना भी होगा कि EVD के ज़रिए ना वो मतलब कम भी करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी। अगर उसका जो अंडरलाइन कॉज है वो ट्रीटेबल है, लाइक पेपिलोमा है, उसको रिसेक्ट कर दें, या अगर पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है तो उसको एक्साइज कर दें। अब जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया हुआ है कि वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकेफलस है, तो 2 टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस और नॉन कम्युनिकेटिंग। ये 2 टाइप्स आपने याद रखनी है, ये लिख लीजिएगा। अब एक आया हुआ है कि मोनरो कैली डॉक्ट्राइन क्या है हाइड्रोकेफलस के रिलेटेड। तो इसने क्या कहा हुआ है कि 3 कंपोनेंट है, जिसमें CSF, ब्लड और ब्रेन टिश्यू, ये 3 हैं जो इक्विलिब्रियम में अगर हों तो हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन रहता है। अब जब हाइड्रोकेफलस में क्या होता है कि CSF ज़्यादा हो जाता है, फिर ये क्या करता है कि इट काजेज रेज्ड CSF causes displacement of blood and then displacement of brain tissue। तो ये डिस्प्लेस कर देता है ब्लड को भी और ब्रेन टिश्यू को भी। तो इसी तरह उसके फीचर्स आते हैं। तो ये मोनरो कैली डॉक्ट्राइन है, ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा क्वेश्चन में आया हुआ, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ ऑफ द वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहले जो डेवलपमेंटल एनोमलीज के हैं स्पाइनल कॉलम की, कि हमारे पास जो फ्यूजन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती जो वर्टिब्रल आर्चेस की। तो अगर न्यूरल ट्यूब के जो क्लोज अगर ना हो, उसके उसकी वजह से भी जो फीचर्स आ जाते हैं। उसमें क्या क्या आता है कि स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा में स्पाइना बाइफिडा अपर्टा, जिसमें हमारे पास न्यूरोनल टिश्यू इज़ लाइंग ओपन विद नो स्किन, कि हमारे पास जो न्यूरोनल टिश्यू है वो हमारे पास बाहर पड़ा होता है, जिससे CSF लीक हो रहा होता है और मेनिंजाइटिस के चांसेस होते हैं। ये मतलब सीवियर कंडीशन है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिक का क्या है कि एक सिस्ट लाइक सैक लाइक स्किन कवरिंग ओवर द डिफेक्ट प्रेजेंट होती है, जिसमें मोस्टली 2 तरह से होता है, या CSF उसमें हो या हमारे पास न्यूरोनल टिश्यू भी आ सकता है, मेनिंगोसील या मेनिंगोमायोसील। तो 2 तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ये लेस सीवियर है देन स्पाइना बाइफिडा अपर्टा से। अब नंबर 3 पे है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा मीन्स छुपा हुआ, कि कॉर्ड जो है द कॉर्ड रिमेन्स इनसाइड द कैनाल। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसमें कैविटी में नहीं पड़ा होता ना, वो ऊपर वाले सिस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है सबकुटेनियस लाइपोमा, डिम्पल या विस्प ऑफ हेयर, तो कुछ बाल उधर होते हैं जो बता रहे होते हैं कि अंडरलाइंग जो है वो कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मतलब ज़ाहिर नहीं हुई, तो इसलिए इसको कोल्टा कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसकी, जेनेटिक काउंसलिंग है और सर्जिकल रिपेयर है डिफेक्ट का। मेनिंगोसील क्या है, मैंने पहले बता दिया कि सैक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ ड्यूरा एंड एरिकनाइड। और ये क्या है सॉफ्ट फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग ऑन द बैक, ये इस तरह प्रेजेंट करती है बच्चों में। मेनिंगोमायोसील क्या है कि इसमें क्या होता है मेनिंजिस, उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है, सैक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस। इसमें क्या होता है कि कॉर्ड मोस्टली जो होता है कॉर्डा इक्वाइना, वो इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है क्योंकि कॉर्ड है तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जैसे पैराप्लेजिया और टोटल लॉस ऑफ बावल ब्लैडर स्फिंक्टर वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में हम दें, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, और सर्जिकल एक्सीजन करते हैं अगर वो हो चुका है तो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो वो एक सॉफ्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए उसकी इंजरी कॉमन होती है, और जो फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा है वहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है। कॉजेज़ इसकी क्या हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट्स, फॉल फ्रॉम हाइट और स्पोर्ट्स इंजरीज।
इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है? इफेक्ट इसके डिपेंड करते हैं कि कौन सी या किस एरिया का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं फ्रैंकल स्केल से एज ए कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इंजरीज। कंप्लीट इंजरी में क्या होगा कि जो नो फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी मीन्स कि नो सेंसेशन, नो वॉलंटरी मूवमेंट, और दोनों साइड को इक्वली इफेक्ट करेगी, ये कंप्लीट में आता है। इनकम्प्लीट क्या है कि एक तो कुछ ना कुछ सेंसेशंस या फंक्शंस परसिस्ट करता है, मतलब रह जाता है, प्रिजर्व रहता है, और दूसरा ये दोनों साइडों पे नहीं रहती, कुछ एक साइड बिल्कुल ठीक होगी या दूसरी साइड पे थोड़ा सा मसला होगा, जिसको इनकम्प्लीट कहते हैं। विप्लैश इंजरीज भी मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आ जाती है, एक्सट्रीम एफ्लेक्शन या एक्सटेंशन की वजह से नेक पे ना, इसको विप्लैश इंजरीज कहते हैं। अब नेक पे जो है वो अगर सर्वाइकल इंजरीज हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री के, तो क्वाड्रिप्लेजिया होगा अगर हमारे पास C1 से C3 लेवल तक डैमेज है तो क्वाड्रिप्लेजिया होगा। और अगर हमारे पास C4 से C5 तक है तो आर्म्स और लेग्स का पैरालिसिस हो जाएगा, और C5 से C6 तक है तो आर्म्स वर्क कर रही होंगी लेकिन हमारे पास जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगी। अब हमारे पास अगर C6 से C7 तक है तो पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड हैंड्स ओनली होगा, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डर्माटोम के डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से है। थ्रेसिक लेवल एंड बिलो, और थ्रेसिक या उससे नीचे अगर डैमेज है तो पैराप्लीजिया, मतलब वो दोनों टांगों का हो जाएगा। इसी तरह लेवल ऑफ सेंसरी लॉस ऑन ट्रंक इज़ एन एक्यूरेट गाइड टू लेवल ऑफ कॉर्ड इंजरी। सेंसरी लॉस जो है वो ट्रंक पे वो बताता है मोस्ट एक्यूरेट के स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी का लेवल क्या है, सेंसरी लॉस। और आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है कि स्पाइनल एक्सरे करवा लें, सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लें स्पाइन का, और कम जो देते हैं वो माइलोग्राम हम करवा सकते हैं। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने याद रखने पूछ सकते हैं बाद ना। और स्मेटोसेंसरी वो पोटेंशियल SSCP टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो इमोबिलाइज हमने सबसे पहले कर देना है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। स्पाइन बोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रैप से जो हेड है उसको फिक्स कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग कम करेगी, तो ये हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने जल्दी पॉसिबल हैं हमने देने होते हैं। सर्जरी करनी होती है ताकि फ्रैक्चर्स वर्टिब्री वो स्टेबलाइज हो सकते हैं, या फ्रैगमेंट्स या डिस्क फ्रैगमेंट या फॉरेन ऑब्जेक्ट हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं सर्जरी से। स्पाइनल ट्रैक्शन दे के स्कल में भी हम इमोबिलाइज्ड विद टोंग्स, तो स्कल को इमोबिलाइज करना होता है स्पाइनल ट्रैक्शन से। और नर्सिंग केयर हम बावर ब्लैडर और मस्कुलर स्पैज्म उसको हमने, और स्किन केयर करनी होती है। रिहैबिलिटेशन में हमने फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशंस करनी होती हैं मोस्टली। लॉसेज में दैट रिमेन आफ्टर 6 मंथ आर मोस्ट लाइकली टू बी परमानेंट, जो 6 माह से ज़्यादा अगर हो जाएँ जो भी सेंसरी या मोटर लॉस है तो उसको हमारे पास मोस्टली वो परमानेंट में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? वो आप पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन, बावर ब्लेडर कफ डिसफंक्शन हो गया, ये कॉमन सी चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेशंस की। स्पाइनल शॉक क्या है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है सडनली, तो उसमें क्या होता है कि जो उस स्पाइनल कॉर्ड का जो आइसोलेटेड पार्ट है, मतलब जो इंजरी से नीचे वाला, उसके जो सप्लाई होती है वो अचानक से शट डाउन हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्पाइनल शॉक। इसमें ऑटोनोमिक फंक्शंस भी आ जाते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है 1 से 6 हफ्तों में तक ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा भी रह सकती है, डिपेंड करता है कि इंजरी किस एक्सटेंट तक है। ए रिफ्लेक्सिया मोस्ट पहले होता है, फिर बाद में हाइपर रिफ्लेक्सिया की स्टेज आ जाती है। शायटिक पेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायटिक पेन का, कि एक बंदा है उसने अचानक से ज़्यादा वज़न उठाया और फिर उसको बैक पेन होना शुरू हो गया जो रेडिएट कर रही है वो जो लेग पे नीचे, मतलब जो टेरिटरी है शायटिक नर्व रूट्स की। तो ये उसका डायग्नोसिस पूछा था, वो शायटिक नर्व शायटिक पेन है, या शायटिक नर्व डैमेज ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की वजह से ना। तो ये आपने याद रखना है।
मोस्ट कॉमन जो इसका कॉज है वो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, क्योंकि यही क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसके प्रोलैप्स की वजह से। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, और क्या हो सकते हैं कि ट्यूमर है, कैरी स्पाइन है, पेल्विक डिजीज, ट्रॉमा हो गया है, ने जैसे वो डायग्नोसिस में पूछा था, प्रेगनेंसी या सॉस एब्सेस और इंजेक्शन इनटू नर्व अगर लग गया तो। प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है अच्छा, उसके साथ शैटिक पेन के ना उन्होंने साथ में जो है ना उसकी ट्रीटमेंट भी पूछा हुआ था। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि लेमिनेक्टमी और डिस्सेक्टमी, डिस्क को थोड़ा सा कट कर देते हैं, डिस्सेक्टमी विद इन 48 आवर्स हमने करनी होती है। प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है कि ईच डिस्क फॉर्म अ कार्टिलेजिनस जॉइंट टू अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्री। तो ये क्या करती है कि दोनों वर्टिब्रे को ज्वाइन भी ऐसे लिगामेंट भी ज्वाइन करती है। अब क्या होता है कि डिस्क क्या चीज़ है, इसके जो पेरिफेरल जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, और जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। अब जब हर्निएशन में क्या होता है कि डिस्क हर्निएशन इज द प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस पोस्टीरियरली, या मोस्ट कॉमन जो है वो पोस्टीरियर लेटरली। तो वहाँ से जब पोस्टीरियर लेटरली जो नर्व फाइबर गुजर रहे होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम आ रहे होते हैं। मोस्ट रप्चर आर इनिशिएटेड बाय ट्रॉमा। अब क्या है कि मोस्ट कॉमन जो है साइट वो इंटरवर्टिब्रल प्रोलैप्स की वो L5 और S1 है, या L4 और L5 है। तो ये MCQs के वाले से याद रखिएगा, L4 L5 या L5 और S1। बाकी जो सर्वाइकल है उसमें C5 C6 और C7 और C6 और C7, ये आपने याद रखना, मतलब 5 दरम्यान दोनों में आता है। तो ये आपने याद रखिएगा। इट कंप्रेसेस नर्व रूट्स दैट आर कोर्सिंग टू फोरामिना फॉर एग्जिट। तो जैसे मैंने पहले बता दिया, ये लंबर डिस्क हर्निएशन क्या है कि जो लंबर वर्टिब्री हैं उसमें जो डिस्क हैं उनकी हर्निएशन होगी है, तो उसमें क्या होगा कि लंबर पेन होगी जो रेडिएट करेगी बरकाफ पे। जिसका भी क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह से आया हुआ कि नम्बनेस इन लेग, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन और सीवियर बैक पेन ऑन लिफ्टिंग। तो ये क्योंकि हर्निएट कर चुकी हैं और इसकी जो नम्बनेस लेग है वो इसकी सेंसरी सप्लाई की वजह से है। इट इज़ एग्रीवेटेड बाय वल्सल्वा मैन्यूवर, मतलब कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि इंट्राथिकल प्रेशर ज़्यादा था, या ये कब ज़्यादा हो सकता है लंबर डिस्क हर्निएशन, इसकी पेन जो ज़्यादा हो सकती है वो अगर हम पेशेंट को कहेंगे स्ट्रेट लेग राइजिंग, उसकी वजह से क्या होगा कि साइटिक नर्व स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये इसका क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका टेस्ट भी है कि हमने लेग रेज, स्ट्रेट लेग रेज करवानी होती है और हमने चेक करना होता है कि उसको पेन ज़्यादा तो नहीं हुई। तो अगर हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन अगर हमारे पास उसमें वीकनेस है तो L5 इन्वॉल्व होता है, या प्लांटर फ्लेक्शन जो है उसमें S1 इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन जो है वो मोस्ट डेंजरस है सेंट्रल डिस्क, उसमें क्योंकि हमारे पास बायलैटरल शैटिक पेन होगी, दोनों साइडों पे स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस हो गई और कॉर्डा इक्वाइना कंप्रेशन हो गई। मतलब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इसका कि हमारे पास पेन है, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस है, और जैसे मैंने वही डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन और बैक पेन, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको जो डायग्नोसिस था वो कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम ड्यू टू लंबर डिस्क हर्निएशन। तो ये आपने याद रखना है। एग्जामिनेशन उसका भी पूछा हुआ था, एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो हमारे पास लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, उसके जो कर्व बनता है लंबर एरिया में वो ख़त्म हो जाएगा। फ्लैटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, लेग रेजिंग जो वो ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी, और बाकी जो एंकल पे डॉर्सी फ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन का वीकनेस हो जाएगी। सेंसरी लॉस जो है वो मोस्टली जो है अगर L4 या L5 डिस्क का लीजन है तो हमारे पास उसकी जो सप्लाई है वो मोस्टली जो होता है वो मीडियल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट और ग्रेट टो होता है। लेकिन अगर L5 और S1 है, S1 जो क्योंकि नीचे वाले एरिया को या लेटरल को
सप्लाई कर रहा होता है, तो हमारे पास जो लेटरल साइड ऑफ फुट वो अगर सेंसरी लॉस है तो L5 या S1 पे लीजन होगा। इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं इसकी? इन्वेस्टिगेशन में MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसके लिए, हर्निएशन के लिए मोस्टली हम MRI ही करवाते हैं स्पाइन के लिए, आपने सुना भी होगा। दूसरा क्या कर एक्सरे करवा सकते हैं, माइलोग्राम भी करवा सकते हैं। तो ये आपने याद रखिएगा, ये पूछा भी हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस क्या है इसके। ट्रीटमेंट क्या है? हमने सबसे पहले तो एनाल्जेसिक्स देनी है, पेन को रिलीफ करना है, फिर फर्म बेड पे हमने उसको रेस्ट करवानी है, और जेंटल इमोबिलाइजेशन एंड फिजियोथेरेपी। और हमने सर्जिकल डिकम्प्रेशन कब करनी है कि या तो हमारे पास एक्यूट कंप्रेशन होगी एक कॉर्डा इक्वाइना की, या हमारे पास कंजर्वेटिव मेजर्स जो है वो फेल हो चुके हैं, या हमारे पास एक्यूट अटैक जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग है या बार बार हो रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो फिर हमने सर्जिकल डिकम्प्रेशन करनी होती है। और इस साथ में इसका ट्रीटमेंट में जो पास पेपर लिखा वो लेमिनेक्टमी एंड डिस्सेक्टमी, मतलब डिस्क एक्टमी जो है वो विद इन 48 आवर्स करनी होती है। तो ये आप लिख लीजिएगा साथ, या ये भी ट्रीटमेंट जो इधर लिखा हुआ वो भी देख लीजिएगा। तो इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर न्यूरो सर्जरी कंप्लीट होता है। आई होप कि सारे क्वेश्चन मैंने साथ में मेंशन करवा दिए हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।